हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे F9 में यूनिट 2 के बारे में। जैसे कि हमने यूनिट 1 का सारा टॉपिक्स डिस्कस कर लिया था और इससे जो क्वेश्चंस आए हुए थे प्रीवियस ईयर्स में वो भी डिस्कस हो गए थे विद सॉल्यूशन। इसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 के जितने भी टॉपिक्स हैं जिसमें से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके टॉपिक्स आखिर हैं क्या क्या। यूनिट 2 में हमारा पूछा जाता है कि डेवलपिंग ओरल स्किल्स, जिसमें कि लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स पे क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन एक्वायरिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश फर्स्ट टॉपिक है। आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ डिस्टिंक्टिव साउंड्स इन इंग्लिश, सिलेबल, स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड रिदम। रिकग्नाइजिंग वर्ड्स इन वेरियस कंटेक्स्ट्स, आइडेंटिफाइंग मीनिंग, जिस्ट, identifying emotions या feelings in an utterance, producing language in acceptable forms, conveying information, formulating and appropriate response। उसके बाद presentation skills। ये सारे टॉपिक्स आज हम डील करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन एक्वायरिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। उसमें हम पहले लिसनिंग की बात कर लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे स्पीकिंग की। यहाँ पे हम सबसे पहले लिसनिंग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से हम अपना लिसनिंग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम स्पीकिंग की बात करेंगे। लिसनिंग ए मैक्रो स्किल इन लैंग्वेज लर्निंग। लिसनिंग हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन लर्निंग एज इट इज़ वन ऑफ द 4 मेजर स्किल्स इन लैंग्वेज एक्विजिशन। अगर हमें कोई भी लैंग्वेज सीखना है तो सबसे पहले लिसनिंग स्किल डेवलप करना होता है। जब तक हम किसी की बात को सुनेंगे नहीं तो उससे अच्छी तरह से समझ के सीखेंगे कैसे। इसलिए सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंस होता है कि हम पहले लिसनिंग को सीखें, लिसनिंग सुनना सीखें, उसके बाद हम कोई चीज़ आगे एक्वायर कर सकते हैं, अपने अंदर डाल सकते हैं। इवन दो अदर स्किल्स सच एज रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग आर इसेंशियल टू डेवलप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, लिसनिंग कंट्रीब्यूट्स प्राइमरीली फॉर लैंग्वेज एक्सपर्टाइज। अगर हमें किसी लैंग्वेज में एक्सपर्ट बनना है तो सबसे पहले हमें लिसनिंग स्किल अपना डेवलप करना होगा। ये सबसे पहला स्किल होता है जो कि एक ह्यूमन बीइंग में यानी एक इंसान में डेवलप होता है। लर्निंग टू लिसन टू द टारगेट लैंग्वेज इम्प्रूव्स लैंग्वेज एबिलिटी, द साउंड, रिदम, इंटोनेशन एंड स्ट्रेस। ये तीनों चीज़ के बारे में आगे टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे कि रिदम क्या होता है, इंटोनेशन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है। 3 तरह के स्ट्रेस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ऑफ द लैंग्वेज कैन ओनली बी परफेक्टिवली अडेप्टेड थ्रू लिसनिंग। ये सारी चीज़ें सिर्फ लिसनिंग से ही, सबसे पहले अगर हमें लिसनिंग नहीं पता होगा तो ये तीनों चीज़ें हमें नहीं समझ में आएंगी। ये सबसे पहले हमें लिसनिंग पता होना चाहिए, सुनना आना चाहिए। सबसे पहले हमें सुनना होता है। एज वी गेट टू अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज बाय लिसनिंग इट इज़ ईजियर टू इम्प्रूव द अदर स्किल्स एंड गेन कॉन्फिडेंस। अगर हमें लिसनिंग स्किल हमारा डेवलप हो चुका है तो हम बाकी चीज़ें काफ़ी इजीली सीख सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। बाकी स्किल सीखने में हमें बहुत आसानी होती है अगर हमें लिसनिंग स्किल आती है तो। अदर दैन बीइंग द प्राइमरी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, लिसनिंग हेल्प्स द लैंग्वेज लर्नर टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज। हमारा कोई भी लैंग्वेज लर्निंग जो होता है बहुत डिपेंड करता है, सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है लिसनिंग पे। Thus listening forms the concrete basis for the complete language proficiency। हम इसे इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो एक एक स्टेप्स जब हम आगे बढ़ते हैं एक सीढ़ी की तरह, जो पहला सीढ़ी होता है वही होता है हमारा लिसनिंग स्किल। ये हमारा पहले सीढ़ी का काम करता है। अगर हम इसे ही छोड़ देंगे, डायरेक्ट जंप मारेंगे तो बेसिक्स ही गायब रहेगा, तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए हम यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंस देखा है। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंस है इसकी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में, हमें किस तरह से कम्युनिकेट करना होता है कम्युनिकेशन वगैरह में। ये सारी चीज़ें आप मैं PDF सेंड कर दूँगी, आप उससे देख सकते हैं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो मुझे मैसेज करें, मैं उन्हें पर्सनली ये PDF सेंड करूँगी। जो लोग वीडियो देख ही नहीं रहे उनको PDF की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद से ही पढ़ लेंगे। एक बार हम इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। टू कंक्लूड इट कैन बी सेड विदाउट लिसनिंग स्किल्स लैंग्वेज लर्निंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर हम इससे कंक्लूजन निकालते हैं तो हम बोल सकते हैं कि बिना लिसनिंग स्किल के कोई भी लैंग्वेज सीख पाना इम्पॉसिबल है। दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ नो कम्युनिकेशन वेयर देयर इज़ नो ह्यूमन इंटरेक्शन। अगर हम कोई बात सुनेंगे ही नहीं तो जवाब क्या देंगे। इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर हमें लिसनिंग स्किल डेवलप नहीं किया है तो आगे हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। ऑल्सो लिसनिंग इज़ क्रूशियल नॉट ओनली इन लैंग्वेज लर्निंग बट ऑल्सो फॉर लर्निंग अदर सब्जेक्ट। हमें बाकी सब्जेक्ट सीखने के लिए भी लिसनिंग स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है।
But even today, with all the technological advancements in the field of education, learners have problems with listening. The main reasons are they spend too little time to improve their listening skills. The inappropriate strategies tested on them in a learning setting may be an important reason for their poor listening comprehension. The problems are also caused from the listening material and physical settings. आगे ये जो कुछ भी आप खुद से एक बार रीड कर लें, बहुत सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा सारा कुछ। हमने अब तक स्पीकिंग का टॉपिक डिस्कस नहीं किया था, लिसनिंग हमने देख लिया। उसके बाद हम अब डिस्कस कर लेते हैं कि स्पीकिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। स्पीकिंग इंग्लिश अलाउज यू टू एक्चुअली ब्रॉडन योर वर्ल्ड फ्रॉम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टू द एबिलिटी टू रिलेट टू पीपल फ्रॉम एवरी कंट्री। हमें किसी भी कंट्री के लोगों से अगर इंटरेक्ट करना है तो स्पीकिंग इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। नोइंग द लैंग्वेज मेक्स इट मच मोर इंटरेस्टिंग एवरी ट्रिप। अगर आप कहीं घूमने भी जाते हो आउट ऑफ कंट्री, तो अगर आपको स्पीकिंग इंग्लिश आती है तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। सिंपली पुट, वी मस्ट रिकग्नाइज दैट इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, द मेन लैंग्वेज ऑफ दिस प्लैनेट। The statistics reveal that more than a quarter of the world's population speaks English. That means that about 1.6 billion people understand and relate with the help of the language of Shakespeare. To not mention, the most of the films are in English. The largest film industry, Hollywood, is produced in English. अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ भी देखते हो तो उससे भी आपकी इंग्लिश की जो स्पीकिंग स्किल होती है वो काफ़ी हद तक डेवलप हो सकती है। इट इज़ ट्रू दैट इन द वर्ल्ड आर मोर देन 3 billion people who speak Chinese. However, it is very unlikely that in addition to mother tongue there is someone else who wants to learn Chinese characters. Most of the international trade agreements are concluded in English, and the most widely used language for international business meetings is also English. Good English is not only classy but a possibility to continue studies and specializations in the best universities in the world, which are in fact in countries where they speak English. Education is very important to improve yourself, but learning English also improves the quality of life. You have access to jobs that you could not even take into consideration. You can evaluate an international career, and you can live in many countries with the ease of being. ये PDF काफ़ी लॉन्ग है, अब बाकी की चीज़ें इसमें से रीड कर लेना। मैं जैसे कि सेंड करूँगी आपको तो आप देख लेना। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि यूनिट 2 का क्वेश्चन है। तो हम अभी ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। राइट कॉजेज ऑफ लिसनिंग एरर। लिसनिंग एरर के कुछ कॉजेज हमें लिखने हैं। हाउ टू डेवलप लिसनिंग प्रोफिशिएंसी। लिसनिंग प्रोफिशिएंसी हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं वो हमें लिखना है। कॉजेज ऑफ लिसनिंग एरर्स। Nowadays students are neglecting these skill. आजकल बच्चे जो हैं ये स्किल को नेगलेक्ट करते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, बस खुद की बोलना चाहते हैं। They do not pay proper attention towards this skill. There are some reasons behind this which are mentioned ahead. Causes of listening errors. सबसे पहला है disturbed atmosphere. आजकल के जो बच्चे जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं जो मतलब बात सुनते हैं, बाकी सारे खुद की मनमानी करने में लगे हुए रहते हैं। इसी कारण उनका लिसनिंग स्किल डेवलप नहीं हो पाता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडी। स्टडी में उनका इंटरेस्ट ही बहुत कम हो चुका है आजकल। लैक ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया है उनका, क्योंकि आजकल वो मोस्ट ऑफ द टाइम फ़ोन में ही बिज़ी होते हैं। फ़ोन से भी पढ़ सकते हैं बट आजकल गेम्स वगैरह चीज़ों में ये ज़्यादा बिज़ी होते हैं उनका, इसलिए उनका कंसंट्रेशन पावर भी बहुत लो हो जाता है। डिफेक्ट ऑफ ऑडिटरी ऑर्गन। लैक ऑफ ओरल वर्क। स्ट्रिक्ट कंट्रोल इन क्लास। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडी। यहाँ पे भी यही सेम चीज़ मेंशन थी। नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू टीचर। टीचर को भी ये ध्यान देना चाहिए कि उनमें क्यों अटेंशन नहीं दे रहे हैं बच्चे, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है। ये सारी चीज़ें एक टीचर के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। स्टेप्स फॉर रिमूवल ऑफ लिसनिंग एरर। सजेशंस टू डेवलप लिसनिंग स्किल और मेजर्स टू इम्प्रूव द लिसनिंग स्किल। हम किस तरह से बच्चों में लिसनिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं,
एरर्स को रिमूव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखी हुई। मैं 1-2 पॉइंट्स डिस्कस कर लेती हूँ, बाकी आप खुद से एक बार रीड कर लें। टीचर शुड ट्राई टू क्रिएट पीसफुल एटमोसफियर, टीचर को ट्राई करना चाहिए कि एक शांतिपूर्ण माहौल बना रहे कक्षा में। इट हेल्प्स टू डेवलप लिसनिंग स्किल, ये लिसनिंग स्किल को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टीचर शुड गिव सिस्टमैटिक प्रैक्टिस टू द प्यूपिल्स इन लिसनिंग फॉर साउंड्स, he should make the sounds, vowels, consonants and diphthongs separately and isolated and also in syllables and words। ये सारी चीज़ें अलग अलग करके एक टीचर को पढ़ाना चाहिए, प्रैक्टिस करवाना चाहिए बच्चों से, ताकि वो अच्छी तरह से समझ सकें। बाकी भी और सारी पॉइंट्स हैं, ये आप खुद से एक बार रीड कर लेना। मैं PDF जब सेंड करूँगी तो PDF से देख करके आप पढ़ लें। बिगिनर्स के लिए किस तरह से वो लिसनिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं, डेवलपिंग लिसनिंग प्रोफिशिएंसी। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर किन्हीं ने वो वीडियो देखी होगी तो उनको याद होगा, अगर नहीं देखी तो आप जा करके देख लें। डिस्क्राइब स्पीकिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल क्या होता है ये डिस्क्राइब करना है। स्पीकिंग स्किल में ही आते हैं स्ट्रीम ऑफ स्पीच, जिसमें हमें स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है। स्ट्रेस में 3 तरह के स्ट्रेस मैंने बोला था कि हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रेस आखिर क्या होता है। द वर्ड स्ट्रेस इम्प्लाइज एम्फेसिस, हम किसी चीज़ पे जोर देते हैं तो उसे हम स्ट्रेस का नाम देते हैं। किसी चीज़ जैसे कि बोलने में व्हेन ए साउंड इज एम्फेसाइज्ड इट इज़ मेड विथ फोर्स, देयर कैन बी सेवरल डिग्रीज ऑफ स्ट्रेसेस। स्ट्रेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोनाउंसिएशन स्पेशली इन इंग्लिश लैंग्वेज। वी कैन क्लासीफाई स्ट्रेस इनटू 3 काइंड्स, हम 3 तरह के स्ट्रेस पढ़ेंगे। सबसे पहला सिलेबल स्ट्रेस, वर्ड स्ट्रेस एंड सेंटेंस स्ट्रेस। तीनों तरह के स्ट्रेस डिफरेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें आगे डिस्कस की हुई हैं। ये तीनों चीज़ें क्या क्या होती हैं, वर्ड स्ट्रेस, सेंटेंस स्ट्रेस, आप असाइनमेंट के वीडियो में जा कर के देख लेंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन है जिसमें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। स्ट्रेस, इंटोनेशन, रिदम, फ्लुएंसी एंड पॉज क्या होता है। ये हमारा यूनिट 2 का सेकेंड टॉपिक है जिसे हम अभी डील कर रहे हैं। स्ट्रीम ऑफ स्पीच, स्ट्रीम ऑफ स्पीच में ये सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहला स्ट्रेस जो अभी हमने डिस्कस किया, स्ट्रेस क्या होता है वही चीज़ें हैं यहाँ पे। सिलेबल स्ट्रेस, वर्ड स्ट्रेस, सेंटेंस स्ट्रेस, यहाँ से आप देख लें वर्ड स्ट्रेस एंड सेंटेंस स्ट्रेस। इसके बाद हम डील करते हैं रिदम क्या होता है। मैंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई हुई हैं, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि रिदम क्या होता है। रिदम इज़ ए म्यूजिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज एंड मेक्स प्रोनाउंसिएशन मोर अपीलिंग दैन इट वुड अदरवाइज बी। हम जब रिदम का यूज़ करते हैं तो हम कोई भी चीज़ बोलते हैं तो वो ज़्यादा अपीलिंग होता है, लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं अगर हम रिदम के साथ कोई चीज़ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई सॉन्ग सुनते हैं तो अगर वो रिदम में नहीं होगा तो हमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। इसी तरह से हम इसे समझ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, रिदम इज़ ए मेट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन वर्ड्स, प्रोज, म्यूजिक और मोशन बाय द रिलेशंस इन क्वालिटी, स्ट्रेस, टाइम और एनर्जी बिटवीन द सिलेबल्स, वर्ड्स, नोट्स और मूवमेंट्स दैट सक्सीड ईच अदर। ये इसका एक सिंपल डिफिनेशन है, आप इसे याद कर लें। अगर रिदम आता है तो आप इसे लिख दें। इसके बाद हम देख लेंगे व्हेन ए पर्सन प्लेज अपॉन ए हारमोनियम हिज फिंगर्स ऑफ हैंड्स मूव फ्रॉम वन नोट टू द अदर एट ए रेगुलर इंटरवल। जब कोई भी आदमी हारमोनियम बजाता है, आपने अगर देखा भी होगा हारमोनियम या फिर पियानो, उसका जो फिंगर होता है वो एक नोट से दूसरी नोट रेगुलर इंटरवल पे मूव करता होता है। दिस इज़ रिदम इन म्यूज़िक, इसको हम म्यूज़िक का रिदम बोल सकते हैं। इंग्लिश हैज़ स्ट्रेस टाइम्ड रिदम, इंग्लिश में स्ट्रेस टाइम्ड रिदम होता है। इट मीन्स इक्वल टाइम elapses between one stressed syllable and the next. It does not matter how many or how stressed syllables may come in between. इसके बाद हम देखेंगे कि इंटोनेशन क्या होता है। द राइज एंड फॉल ऑफ पिच इन वॉइस इज इंटोनेशन। हम जब बोलते हैं तो हमारे आवाज़ में जो उतार चढ़ाव होता है उसे हम इंटोनेशन का नाम देते हैं। इन अदर वर्ड्स, इंटोनेशन इज़ द वेरिएशन इन स्पीच। दूसरे वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि जो वेरिएशन होता है हमारा स्पीच में वो हम इंटोनेशन बोल सकते हैं। It is won by slacking or tightening our vocal cords and the sound. In pronunciation, intonation is very important. अगर हम कोई भी चीज़ प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें इंटोनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Just as chance of speech can change the meaning. A.W. Frisbee points out much of the meaning of spoken language is conveyed by the tune to which it is said.
ज़्यादातर जो इंग्लिश लैंग्वेज होते हैं हम समझ जाते हैं किस टोन में बोला जा रहा है। अगर कोई हम पे चिल्ला रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वो गुस्सा या फिर उसको किस तरह की प्रॉब्लम है इसलिए वो चिल्ला रहा है। कोई रो रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि मतलब किसी तरह से वो सैड है वगैरह चीज़ें उसके टोन से पता चल जाती है, हमें ट्यून से पता चल जाता है। ये सारी चीज़ें इंटोनेशन में इंक्लूड हो जाएंगी। इन दिस स्पीच यहाँ पे ट्यून 1 है, एग्जाम्पल के साथ है, आप खुद से एक बार रीड कर लें। जैसे कि हम बोलते हैं राम इज़ ए गुड बॉय, गीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस में ये आते हैं। इसके बाद हम किसी को बोलते हैं सिट डाउन, क्लोज द डोर, ये भी एक अलग होता है, ये कमांड्स होते हैं। इस तरह से ये सारी चीज़ें क्वेश्चन हम पूछते हैं, वेयर इज सीता, व्हाट आर यू डूइंग, इस तरह से ये क्वेश्चंस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस अलग होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद होता है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी मीन्स सेइंग वर्ड ग्रुप्स विथ नो गैप्स और हेजिटेशंस इन द मिडिल। फ्लुएंसी का मतलब होता है कितने फ्लुएंटली हम किस चीज़ को बोलते हैं, मतलब बिना रुके। रुकना बिना रुके मतलब कॉमा और फुल स्टॉप पे तो हल्का थोड़ा देर के लिए रुकना होता है, बट ऐसे हम किस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो बीच में नहीं आना चाहिए, अटकने नहीं चाहिए, हम उसे हम फ्लुएंसी बोलते हैं। इट मीन्स वर्ड शुड बी स्पोकन विदाउट स्टम्बलिंग ओवर द साउंड्स एंड सीक्वेंसेस ऑफ साउंड्स। जब हम किसी छोटे से बच्चे को बुक रीड करने बोलते हैं तो उसमें फ्लुएंसी नहीं होती है, बट अगर कोई 10th या 11th क्लास का बच्चा है वो कोई बुक रीड कर रहा है अगर उससे सही से पढ़ने आ रहा है तो हम बोलेंगे कि हाँ उसकी फ्लुएंसी सही है। पॉज रुकना, जैसे कि हम जानते हैं पॉज का मतलब ही होता है रुकना। पॉज मीन्स टू स्टॉप फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए रुकना। इन इंग्लिश स्पीकर्स शुड गिव पॉज आफ्टर ए कॉमा फुल स्टॉप। अगर हम कोई इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हमें कॉमा के बाद थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, फिर आगे की चीज़ें पढ़नी होती है। स्टॉप के बाद फुल स्टॉप के समय रुकना होता है उस सेंटेंस को समझने के लिए, उसके बाद आगे की चीज़ें हम पढ़ते हैं। द पॉज कैन चेंज द एंटायर मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। हम अगर पॉज लेते हैं बीच में वो इन पूरे सेंटेंस के मीनिंग को ही चेंज कर देता है। किस तरह से चेंज करता है हम देख लेंगे। से हम यहाँ बोल रहे हैं गर्ल्स रीड नाइसली, इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है, और गर्ल्स रीड नाइसली, दोनों सेंटेंस का मीनिंग अलग है। पहले वाले से हम क्या समझ लेंगे कि लड़कियां सही से पढ़ रही हैं, अच्छे से पढ़ रही हैं, या फिर दूसरे सेंटेंस से हम क्या समझेंगे, गर्ल्स, वो गर्ल्स को बोला जा रहा है रीड नाइसली, सही से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ये दोनों चीज़ें एक ऑर्डर के टाइप में आ जा रही है, एक हम उसमें कॉम्प्लीमेंट की तरह ले रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें क्यों चेंज हुई, पॉज की वजह से, कॉमा की वजह से दोनों का मीनिंग चेंज हो गया। डज फॉर प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ए गुड नॉलेज ऑफ साउंड सिस्टम, स्ट्रेस, रिदम, इंटोनेशन, फ्लुएंसी एंड पॉज आर नीडेड। अगर हमें कोई साउंड सिस्टम यानी कि अगर हमें किसी प्रोनाउंसिएशन की नॉलेज गेन करनी है तो हमें ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सिर्फ पता ही नहीं, इन्हें यूज़ करना भी सही तरीके से आना चाहिए। इन द नेक्स्ट चैप्टर द टीचिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन इज टेकन ओवर। आगे के जो हम यूनिट डील करेंगे उसमें हम देखेंगे कि टीचिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन किस तरह से हम देख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएशन इन स्पीच, ये क्वेश्चन भी आप एक बार देख लें। वैसे ये प्रीवियस ईयर में तो नहीं है, फिर भी आप पढ़ लेंगे। यहाँ पे हमारा यूनिट 2 का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होता है वो ख़त्म होता है। इसके बाद हम कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जब वीडियो देख ही रहे हैं तो लाइक भी कर दें, इसके लिए अलग से बोलना पड़ेगा क्या?